So, hello everyone. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आईबीपीएस एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लगभग सभी बैंकिंग के एग्जाम्स में आते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने पिछले वीडियोस में सिनोनिम्स किए, एंटोनिम्स किए, है ना? और आज हम इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इडियम्स, लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे कोई आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, टीचिंग का, डिफेंस का, तो सभी एग्जाम्स में इडियम्स आते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही चीज कि बच्चे आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए ताकि आप चीजों को अच्छे से नोट कर पाए। ठीक है? तो जहां भी जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है आप हाथ के हाथ नोट करें। आज हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड पार्ट वन ऑफ दैट। ओके, तो एवरीबॉडी इज रेडी? चल वी स्टार्ट। सब बच्चे तैयार हैं कॉपी पेन के साथ? चलिए फिर शुरू करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck, if you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove those images. Okay? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। So here comes question number one. Select the alternative which is closest to the meaning of the given idiom or phrase. देखिए नीचे सेंटेंस जहां लिखा है वहां पर एक इडियम दिया गया है, नीचे 5 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, तो जो सबसे क्लोजेस्ट है उस इडियम के मीनिंग को लेकर उस क्लोजेस्ट ऑप्शन को आपको आपको सिलेक्ट करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला इडियम है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, ये क्या होता है? टू कीप वेरी नियर अ सेफ प्लेस, टू कीप समवन हैप्पी, या टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टेक्ट, या फिर टू स्ट्रेच योर आर्म। ठीक है, तो पांचों में से क्या होगा एक बार देखिए, टाइमर ले लीजिए और बिल्कुल सही आंसर बनाइए। चलिए चलिए समय हुआ यहां पर समाप्त। इडियम था टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए टू कीप एट आर्म्स लेंथ, टू कीप समथिंग और टू कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू अवॉइड कमिंग इन कांटेक्ट, यानी किसी पर्सन से या किसी चीज से, वस्तु से दूरी बनाकर रखना, है ना? आई ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग एट एन आर्म्स लेंथ, जिसका मतलब मैं कभी शराब नहीं पीता हूं। यू शुड कीप कमल एट एन आर्म्स लेंथ विच मीन्स कमल इज अ बैड बॉय और आपको उससे दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए थोड़ा और समझते हैं। द idiom to keep at an arm's length means to maintain a certain distance from someone or something, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया। उसके आगे कह रहा है बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, फिजिकली भी और इमोशनली भी, in order to avoid close contact or involvement. This phrase is often used to describe a deliberate effort to avoid. Deliberate मतलब क्या कि कोशिश करना, उससे दूर रहना, उस चीज से या उस पर्सन से। Becoming too close, becoming too close or too involved with someone or something, often for reasons of safety। अब उनके कारण, मान लीजिए दूर हटता है उस चीज से या उस पर्सन से, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ सेफ्टी, कॉशन, सावधानी, और पर्सनल प्रेफरेंस। तो इन कारणों से हो सकता है कोई पर्सन उन चीजों से, उन व्यक्तियों से दूर रहता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टेक्ट। ये करेक्ट है बिल्कुल।
आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, टू अवॉइड समवन और समथिंग, ठीक है, उससे दूरी बनाना, उसे इग्नोर करना, ठीक है, टू कीप अ डिस्टेंस ऑल्सो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्यारे बच्चों। हाँ, सेंटेंस है टू पुश समबडी टू द वॉल। टू पुश समबडी टू द वॉल, अब इसका क्या मतलब है? टू डिफीट हिम, टू ह्यूमिलिएट हिम, टू हैकल हिम, टू नॉक हिम डाउन और टू प्रोटेक्ट हिम। चलिए लीजिए टाइमर और बिल्कुल सही ऑप्शन, सही आंसर निकालिए। चलिए समय हुआ यहां पर समाप्त। आइए देखते हैं। तो जो ईडियम था वो था टू पुश somebody टू द वॉल। आइए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। टू पुश somebody और someone to the wall means to defeat him, हरा देना उसको, है ना, डिफीट कर देना। आइए समझते हैं आप। द idiom to push somebody to the wall means to force someone into a difficult or desperate situation where they have no choice but to confront the issue or take action। उसके पास कोई चॉइस ना बचे, है ना, कोई एक्शन ना ले पाए। दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिनेरियो, इस तरीके का सिनेरियो वेयर समवन इज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस एंड मस्ट फेस द चैलेंज हेड ऑन, यानी उसके पास आगे कोई विकल्प, कोई रास्ता ना हो। The correct answer is to defeat him because it accurately captures the essence of forcing someone into a position where they have no other options and must confront the situation, उसको झेलनी ही पड़े, often leading to their defeat or surrender। अंत में जाकर क्या, उसके डिफीट या उसे सरेंडर करना पड़ता है। तो to push somebody to the wall means to defeat someone, defeat him। आई होप क्लियर है आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं बच्चे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये आ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू बी अप एंड डूइंग इडियम है, टू बी अप एंड डूइंग। जो हमारे पास विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो क्या है? टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, टू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली, या फिर टू बी एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्लिसिट। और पांचवें वाला है टू क्लाइंब अप। ठीक है, चलिए लीजिए टाइमर और सही आंसर जो है वो निकालिए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर इसका। तो टू बी अप एंड डूइंग का मतलब है टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। समझते हैं एक बार। द इडियम टू बी अप एंड डूइंग मीन्स टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। हाँ, किसी चीज में एक्टिवली बिजी होना, एंगेज्ड होना इन सम एक्टिविटी और टास्क, ऑफन विद अ सेंस ऑफ एनर्जी एंड पर्पज। इट implies being busy or industrious। What is the meaning of word industrious here? It's a very very important word, industrious। जॉट डाउन कर लो, लिख लो, ये वर्ड बहुत आता है पेपर में, इंडस्ट्रियस। देखिए, एक वर्ड आपने इंडस्ट्रियस लिख लिया, अब एक वर्ड और लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल। INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। ये दो वर्ड पेपर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में या कहीं पर भी साथ देकर कंफ्यूजन डालता है पेपर में, इंडस्ट्रियस एंड इंडस्ट्रियल। अब इन दोनों का मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना। एक ऑप्शन डाल देगा वहां पर समथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री,
दैट इज वाई इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल। तो वहां पर डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पैराग्राफ में भी बच्चा इसको गलत कर जाता है, ठीक है, आरसी में। तो ध्यान रखना, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जॉट डाउन द वर्ड इंडस्ट्रियस which is on your screen means hard working, laborious, diligent, assiduous, persistent, ठीक है, toilsome। तो इन सब का मतलब है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। अब वो जो वर्ड इंडस्ट्रियल है उसका सिर्फ मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री। आई होप क्लियर है सबको। तो यहां पर देखो, अब आपने लिख लिया होगा, वापस आते हैं। यहां पर कह रहा है इट इंप्लाइज बीइंग बिजी एंड इंडस्ट्रियस मींस हार्ड वर्किंग rather than idle or inactive, ठीक है। The correct answer is option number 2, to be actively engaged, because it accurately captures the essence। essence का मतलब तार जो उसका है, जो actual meaning of being involved in some activity with energy and purpose। आई होप आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले वाले पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्या है? सेंटेंस देखिए, टू प्ले सेकंड फिडल। ये बहुत आता है इडियम, नोट कर लेना, ये पेपर में फंसेगा आपके आने वाले एग्जाम में, क्वाइट पॉसिबल ये आ सकता है। टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स व्हाट? टू बी हैप्पी, cheerful and healthy, to reduce importance of one's senior, to support the role and view of another person, get to do backseat driving, or to take a second chance। आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस विच वन इज करेक्ट? कौन से वाला विकल्प सही है? लीजिए टाइमर, निकालिए। चलिए समय हुआ समाप्त। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल, आइए देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 बचे। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। The idiom to play second fiddle means to take a subordinate role to someone else, often supporting them and their decisions rather than being the primary leader or decision maker। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप फ्रंट में ना होकर, जैसे कैप्टन होता है और एक वाइस कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन का रोल निभाना, ठीक है। तो आगे कह रहा है ऑफन सपोर्टिंग देम एंड देयर डिसीजंस rather than being the primary leader or decision maker। दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, कहां पर इस्तेमाल होता है? वेयर समवन इज नॉट द मेन फोकस वो नहीं है, बट रेदर असिस्ट और सपोर्ट्स अनदर पर्सन, सिर्फ असिस्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, हु इज द लीडिंग पोजीशन, लीडर को सपोर्ट कर रहा है वहां पर, ठीक है। करेक्ट आंसर बता आपको मैंने पहले ही वहां पर बच्चे एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड होगा टू सपोर्ट द रोल and view of the another person, because it accurately captures the essence of the taking a secondary supportive role rather than being the primary figure। okay? चलिए फिर, आई होप क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। बहुत आता है इडियम ये पेपर में, ये कम से कम बैंकिंग में आई होप 20-30 टाइम्स आ चुका है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज oneself, टू कन्फेस, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, या टू क्लीन योर
बॉडी। बढ़िया इडियम है। लीजिए टाइमर, निकालिए सही आंसर। समय समाप्त हो बच्चों, आइए देखते हैं। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है टू कन्फेस समथिंग, टू एडमिट समथिंग। कन्फेस कर लेना, एडमिट कर लेना, कबूल कर लेना, मान जाना, मान लेना। एक बार समझते हैं डीपली। The idiom to make a clean breast of means to confess or admit something fully and honestly, often something that has been kept secret or hidden। बहुत टाइम से जो secret या hidden रहा है। This phrase is typically used when someone wants to clear their conscience। क्या मतलब होता है वर्ड conscience का? लिख लीजिए, वन वर्ड में आता है। लिखिए एक बार, conscience क्या होता है? Everybody please jot down this word, very important word, conscience। conscience का मतलब है the ability to know right और wrong। ठीक है, आपकी जो अंतरात्मा है, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, जहां से आपको वो ज्ञान मिलता है कि भाई आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो आपकी इनर वॉइस है। ठीक है, तो दिस फ्रेज इज टिपिकली यूज्ड व्हेन समवन वांट्स व्हाट ही और शी वांट्स टू क्लियर देयर कंसाइंस बाय रिवीलिंग द ट्रुथ अबाउट अ मैटर। ठीक है, जब उसको उजागर कर दे कि भाई उस पर वो वजन ना रहे उसकी आत्मा पर। द करेक्ट आंसर इज टू कन्फेस बिकॉज इट एक्यूरेटली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ एडमिटिंग और रिवीलिंग द ट्रुथ, सच्चाई को, अबाउट समथिंग दैट हैज बीन कंसील्ड, जो पहले छुपाई गई है। चलिए भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टू एड feather to one's cap, जबरदस्त idiom। To add feather to one's cap means what? To be highly successful, to be highly egoistical, praiseworthy, uniform, या to be highly imaginative, या to increase something। क्या होगा इनमें से सही आंसर? लीजिए टाइमर और बिल्कुल सही आंसर का चुनाव करिए। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इडियम था टू एड feather to one's cap। आइए देखते हैं इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, दैट इज जो विकल्प संख्या 1 है, फर्स्ट है, एक है, टू बी हाईली सक्सेसफुल। टू एड फेदर टू वंस कैप, टू बी हाईली सक्सेसफुल। बहुत सारे आपने पहले से ही काफी सारे मेडल्स जीते हैं कि उनमें काफी सारी कामयाबी पा ली है, लेकिन अब आप हाईली सक्सेसफुल हो गए हैं। चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं। The idiom to add a feather to one's cap means to achieve something noteworthy or to gain an honor or distinction that can be added to one's list of accomplishments. What is accomplishment? Accomplishments? Achievements. Achievements. तो बहुत सारे achievements हैं, उसमें एक नई चीज ऐड कर लेना। This phrase originates from the practice of adding a feather to a warrior's cap for each enemy defeated। क्या होता था? जब वो योद्धा एक नई लड़ाई जीत लेता था, उसकी कैप में एक नया पंख लगा देते थे, फेदर लगा देते थे, हाँ, सिंबलाइजिंग अ मार्क ऑफ सक्सेस और अचीवमेंट। तो वहीं से ये चला आ रहा है, टू एड फेदर टू वंस कैप। चलिए आई होप क्लियर होगा बिल्कुल।
इसीलिए इसका आंसर बना टू बी हाईली सक्सेसफुल। ठीक है, चले अगले वाले पर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का क्या मतलब होगा? अ लकी एस्केप, अ वेल गार्डेड सीक्रेट, अ क्लीन शेव, अ नैरो एस्केप या अ फ्यूटाइल एफर्ट। बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में, ध्यान रखेंगे। अ क्लोज शेव, अ नैरो एस्केप। अ क्लोज शेव का मतलब है अ नैरो एस्केप। तो डीपली समझते हैं। The idiom a close shave means a situation where someone narrowly avoids danger or a bad outcome. ठीक है, बाल बाल जहां बच गए, जहां मुश्किल से जान बच पाई। It implies that the person was very close to experiencing something negative but managed to escape it by a small margin. बड़े ही छोटे अंतराल से, या बड़े ही, पता है ना, बाल बाल बच जाना, आपने हिंदी में सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अ नैरो एस्केप। आपको बताया मैंने, क्लोज शेव का मतलब अ नैरो एस्केप। ठीक है, देखिए पिक्चर में आपको दिखाया है ना, बाहर आग लगी हुई है, बस गेट के पास आया और बाहर निकल गया और जान बचा ली। ठीक है, चले नेक्स्ट वाले पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब टू वर्क कॉन्फिडेंटली, टू हार्म अनफेयरली, to strike at the exact position, or to hit the correct mark, या फिर to miss the shot. Out of these five, which one should be the correct answer? क्या होना चाहिए सही विकल्प इन पांचों में से? लीजिए टाइमर और निकालिए सही उत्तर को। चलिए समय समाप्त। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, टू हार्म अनफेयरली। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं, इंपॉर्टेंट है इडियम बहुत ज्यादा। द इडियम टू हिट बिलो द बेल्ट ओरिजिनेट्स कहां से शुरू हुआ? फ्रॉम बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से स्टार्ट हुआ। वेयर हिटिंग एन ओपोनेंट, एन एनिमी, अ काउंटर पार्ट बिलो द बेल्ट इज कंसिडर्ड इलीगल। भाई बेल्ट से नीचे आप मुक्का नहीं मार सकते। इलीगल एंड अनफेयर, इट मीन्स टू एक्ट इन एन अनफेयर और अनएथिकल मैनर। क्या जैसे कौरव और पांडवों में हुआ ना, ऑफन बाय अटैकिंग समवन इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट और अनजस्ट, जिसको न्यायपूर्ण नहीं समझा जाएगा, जिसको गलत समझा जाएगा, इस तरीके से हिट करना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टू हार्म अनफेयरली, बिकॉज इट एक्यूरेटली कैप्चर्स द एसेंस, द करेक्ट exact meaning of engaging in actions that are considered unjust, unfair, unethical, similar to the way hitting below the belt in boxing, जैसा कि ऊपर बताया, बॉक्सिंग में है ना, बेल्ट से नीचे नहीं मारना, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, इज अगेंस्ट द रूल्स एंड कंसिडर्ड अनफेयर। ठीक है, गलत माना जाएगा उसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। टू लीव समवन इन द लर्च, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे। हाँ, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है टू लीव समवन इन द लर्च, इसका क्या मतलब होगा? टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, कांस्टेंट सोर्स ऑफ
annoyance to someone, या to put someone at ease, या to desert someone in his difficulties, या फिर to soothe someone's agony। ठीक है, लीजिए सही टाइमर निकालिए, लीजिए टाइमर और निकालिए सही आंसर। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन था टू लीव समवन इन द लर्च। इस ईडियम का, इस फ्रेज का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। डेजर्ट का मतलब लीव है यहाँ पर, छोड़ देना उसे तंगहाली में, बदहाली में, परेशानियों में, या उसके हाल में, हाल पर। थोड़ा डीपली समझते हैं। द ईडियम टू लीव समवन इन द लर्च मीन्स टू अबेंडन और डेजर्ट someone when they are in a difficult or problematic situation। जब वो कठिनाई वाले टाइम में है, सिचुएशन में है, लीविंग देम विदाउट सपोर्ट और असिस्टेंस। कोई सपोर्ट नहीं, कोई असिस्टेंस नहीं। दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन। कैसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है? वेयर समवन इज लेफ्ट, किसी को छोड़ दिया जाता है, टू डील विद दियर ट्रबल्स, उससे डील करें परेशानियों को, स्पेशली particularly when they were expecting help or support। जब उसको लगता है कि हेल्प और सपोर्ट आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया। तो जो सही आंसर बना वो बना टू desert someone, टू लीव समवन, टू रिलीज, टू अबेंडन समवन इन डिफिकल्टीज। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर बन गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। क्या है टू क्राई वुल्फ? टू क्राई वुल्फ का क्या मतलब होगा? टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन, या फिर टू शाउट लाउडली। लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त। देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। टू क्राई वुल्फ का मतलब है टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी, देखते हैं अभी क्वेश्चन में भी बताया होगा। अब समझते हैं डीपली। द idiom to cry wolf means to give a false alarm or to raise a false warning about something। शेर आया, भेड़िया आया, ऐसा आपने सुना होगा, है ना, स्टोरी में। तो दिस फ्रेज ओरिजिनेट्स कहां से शुरू हुआ? फ्रॉम द फेबल। फेबल का क्या मतलब होता है? एनेक्डोट होता है, एनेक्डोट। ठीक है, किस्सा कहानी। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, जो हमेशा तरीके से चिल्लाता था, है ना, वो जो शेपर्ड था, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, जो बकरियां चराता था। बॉय रिपीटेडली ट्रिक्स विलेजर्स इनटू थिंकिंग अ वुल्फ इज अटैकिंग हिज फ्लॉक, है ना। व्हेन अ वुल्फ एक्चुअली अपीयर्स, और एक दिन जब वो सच में आ गया, द विलेजर्स डू नॉट बिलीव हिम, तो विलेजर्स ने उसका विश्वास नहीं किया। एंड द वुल्फ अटैक्स द शीप, और जो 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 भेड़िया था उसने अटैक कर दिया, है ना, भेड़ों पर। The idiom is used to describe situations where someone repeatedly raises alarms or warnings that turn out to be false। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है भाई, बड़े मौज में है लेकिन फिर भी बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। अब जिस दिन दिक्कत होगी लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, है ना। लीडिंग अदर्स इवेंचुअली इग्नोर देम। इवेंचुअली का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इवेंचुअली? अल्टीमेटली। इवेंचुअली इज अल्टीमेटली, लिख लेना, एट लास्ट। ठीक है,
चलिए, ये अच्छा आइडिया में बच्चे, ये आ सकता है पेपर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, द गिव फॉल्स अलार्म। चलिए फिर देखिए, घड़ी लगी हुई है, अलार्म दे रही है, ध्यान रखेंगे, टू गिव फॉल्स अलार्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये भी पिछले ही एग्जाम में आया हुआ है, पिछले ही एसबीआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब इसका क्या मतलब है बच्चों? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्दी फेलो, एन अनरीजनेबल पर्सन, या फिर लास्ट में है फिफ्थ नंबर पर अ वीक पर्सन। क्या होगा सही आंसर? लीजिए टाइम। चलिए, समय समाप्त हुआ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, आइए चेक करते हैं। सही आंसर होना चाहिए विकल्प संख्या 1, यानी ऑप्शन नंबर 1, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, जिसका ज्यादा वजन नहीं है, ठीक है, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा डीपली समझते हैं। द idiom a man of straw refers to a person who lacks substance, strength और character। ना स्ट्रेंथ है, ना सब्सटेंस है, ना करेक्टर है उसका। इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज वीक। कैसे पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं? जो कमजोर है, इनइफेक्टिव है और इनसिग्निफिकेंट है, एंड हुज ओपिनियंस और एक्शंस डू नॉट कैरी मच वेट और इंपॉर्टेंस, जिसकी बात का, जिसके विचार का, जिसके मत का बहुत ज्यादा वजन या इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस फ्रेज सजेस्ट दैट द पर्सन इज इजिली स्वेड। स्वेड का क्या मतलब हो जाएगा बताइए? SWAYED, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखिए स्वे, SWAY स्वे। अगर पता है तो एक बार बताइए। स्वे का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समवन, इन्फ्लुएंस करना, इंप्रेस करना। दिस फ्रेज सजेस्ट दैट द पर्सन इज इजिली इन्फ्लुएंस्ड और लैक्स द क्वालिटीज नीडेड टू बी टेकन सीरियसली, ठीक है। Hence, the correct answer should be option number 1, a man of no substance, no worth, no strength, no character, no importance। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बच्चे, आ सकता है पेपर में, आया है कई बार। चलिए, आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट वन पर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? अ हार्ड नट टू क्रैक। अब ये इडियम तो कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, है ना? अ हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड एफर्टलेसली, या कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुल हैंडलिंग। लास्ट में कह रहा है, या फिर इसका मतलब एन एरोगेंट पर्सन हो जाएगा। चलिए, इन पांचों में से क्या होगा? लीजिए टाइमर। समय समाप्त हुआ यहां पर। आइए देखते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब थोड़ा डीपली समझते हैं। The idiom a hard nut to crack means a problem or situation that is particularly difficult or difficult to understand or solve। एक ऐसी प्रॉब्लम और सिचुएशन जो कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली स्पेशियली जो काफी कठिन है
समझने में या सॉल्व करने में। दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब चैलेंजेस, किस तरीके के चैलेंजेस दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्किल और इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी का मतलब इंटेलिजेंस, टू ओवरकम, बुद्धि, shrewdness. It implies that the issue at hand is not easy, इतना आसान नहीं है, is not easily resolved and may require considerable thought and persistence. ठीक है, बढ़िया है, आएगा, फंसेगा पेपर में। Hence, the correct answer should be option number 2, विकल्प संख्या 2, a difficult problem to solve. It is a hard nut to crack, which means it is a difficult problem to solve. ठीक है, चलिए, आई होप आपको अब क्लियर होगा ये इडियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जहां पर कह रहा है टू बीट अबाउट द बुश। वन ऑफ माय फेवरेट इडियम्स, वन ऑफ माय फेवरेट इडियम्स, बीट अबाउट द बुश। नॉट टू कम टू द पॉइंट, vigorously search for the culprit, या easily achieve success without effort, work hard to achieve, to beat mercilessly. Out of these five, which one should be the correct answer? इन 5 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है? ध्यान से ध्यान से चुनिएगा उसको, लीजिए टाइमर और निकालिए सही उत्तर को। चलिए, समय समाप्त हुआ। टू बीट अबाउट द बुश, अब ये इडियम जो है ना, आपने स्पोकन इंग्लिश में भी सुना होगा लोगों को बोलते हुए, डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल मी द एग्जैक्ट थिंग। यहां वहां की बातें मत कर, सही बात बता। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा सोसाइटी में, आपके आसपास, जो बातों को बहुत घुमा घुमा कर बताते हैं, घुमा फिरा कर, सही पॉइंट नहीं बताएंगे, सही चीज नहीं बताएंगे, 50 फालतू बात करेंगे उसके लिए। तो उसी को बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश, विच मीन्स नॉट टू कम टू द पॉइंट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, विकल्प संख्या 1, जो कि सही हुई। आइए थोड़ा समझते हैं इसे। The idiom to beat about the bush means to avoid getting to the main point of a conversation or to speak in a roundabout way. ये नहीं कि क्रिस्पली उसको या फिर उसको प्रिसाइजली आकर बता दें, उसको बहुत घुमा फिरा रहे हैं, without addressing the issue directly. This phrase is often used to describe someone who is being evasive. Evasive का क्या मतलब होता है? Someone who escapes, ठीक है, जो एस्केप करता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, who is being evasive or indirect rather than being straightforward and clear. Straightforward नहीं है, clear नहीं है, चीजों को घुमाता फिराता है, सही बात नहीं बताता है। Hence, the correct option should be option number 1, not to come to the point. चलिए, बातों को घुमा घुमा कर बताना, सही बात को नहीं बताना, मिसलीड करना। चले अगले वाले पर। कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक? बहुत ही अच्छे इडियम चल रहे हैं बच्चे, 100% ये इडियम्स पेपर में आएंगे आपके। तब बच्चे नोट करते रहना हाथ के हाथ, ठीक है। आपके पास तो ऑप्शंस भी होता है कि आप स्टॉप करके या पॉज लगाकर आप मतलब उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कितने पर आते हैं प्यारे बच्चों? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि इडियम है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, अब इसका क्या मतलब है? पेंटिंग, सीवियरली, टुगेदर, इंटरमिक्स, कलरफुल।
5 ऑप्शन हैं। 5 विकल्प दिए गए हैं। चलिए लीजिए टाइमर और सही आंसर निकालिए। चलिए समय समाप्त हुआ। बीट ब्लैक एंड ब्लू इस तरीके से इस्तेमाल होता है ये। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट सीवियरली। The idiom black and blue means to be bruised or injured, often as a result of physical impact or violence. हाँ, मार पिटाई हो गई किसी के साथ। It is used to describe someone who was visible bruises on their body. Bruises पड़ जाते हैं ना यहाँ वहाँ आँख के पास वहाँ। हाँ, typically from being hit or beaten, जब उसको मारा जाए। ठीक है। The phrase conveys the idea of severe physical harm or injury. To beat black and blue, to beat severely. करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सीवियरली, ऑप्शन नंबर 2। कई बार ऑप्शन में बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है मर्सीलेसली, ध्यान रखना, वो भी हो सकता है। ये देखिए इस बच्चे को, है ना, इसकी आंख के पास या फिर इसके पैर में जहां ये पकड़ कर बैठा है, बहुत बुरी तरह मार दिया है उसको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 है स्मेल अ रेट। स्मेल अ रेट का क्या मतलब होगा? टू एक्ट अनफेयरली, टू टॉक boastfully, to have a reason to suspect, to discourage, या फिर फिफ्थ में कह रहा है टू डू समथिंग यूजलेस। ठीक है, लीजिए टाइम। चलिए समय समाप्त हुआ। टू स्मेल अ रेट, ये अच्छा आइडियम है। सही आंसर, सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, ऑप्शन नंबर थर्ड, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। कुछ ना कुछ कारण होना शक करने का, सस्पेक्ट करने का। आइए थोड़ा डीपली समझते हैं। The idiom smell a rat means to have reason to suspect that something is wrong, कुछ गड़बड़ झाला है, और that something is being deceitful, है ना, कोई फ्रॉडस्टर है, फ्रॉड है वहां पर। This phrase often used, अक्सर इसका इस्तेमाल होता है when someone senses that there is something suspicious, जब किसी को ऐसा पता लग जाए, सेंस कर ले वो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है ना, हिंदी में बोलते हैं दाल में कुछ काला है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और नॉट क्वाइट राइट अबाउट अ सिचुएशन, इवन इफ देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस येट। कोई ऐसा कॉन्क्रीट या कोई ऐसा क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है भाई कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। चलिए आइए। तो विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही हुई। टू स्मेल अ रैट का मतलब है टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। चलिए, आई होप क्लियर है। अब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हम अब, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, टू जज बाय अपीयरेंस, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, टू लुक एट वंस स्टडली, स्टडली का मतलब स्लोली, टू कम क्लोज। बढ़िया ऑप्शन है। चलिए निकालिए सही आंसर। लीजिए टाइमर लीजिए।
तो बच्चों समय हुआ समाप्त यहां पर। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, द करेक्ट आंसर शुड बी, सही आंसर सही उत्तर होगा टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, विरोध करना। ठीक है, संकल्प के साथ विरोध करना। आइए थोड़ा डीपली समझते हैं। द idiom to set one's face against means to oppose something with determination and resoluteness। जब रेजोल्यूट कर लेते हैं ना, कोई रेजुलेशन ले लेते हैं कि करके ही मानना है। इट एम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग, बहुत अच्छा वर्ड है अनवेवरिंग, निडर, अडिग, unwavering stance against a particular idea, action, or situation. This phrase is often used to describe a firm, again firm का मतलब हो गया क्या, unwavering and deliberate effort to resist or reject something। ठीक है, इस कारण से इसका सही आंसर होना चाहिए, सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, विकल्प संख्या 1, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। ये इसका सही आंसर बनेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चे, इसको भूलना मत। चले आगे, चलिए क्वेश्चन संख्या 17 है आपके सामने प्यारे बच्चों। ठीक है, टू पुट वंस हैंड टू द प्लो, टू पुट वंस हैंड टू द प्लो का क्या मतलब है? टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू गेट एंटेंगल्ड इनटू अननेसेसरी थिंग। एंटेंगल का मतलब इंडल्ज हो जाना, उसमें शामिल हो जाना। टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क या फिर टू हेल्प समवन। 5 विकल्प हैं आपके पास। ठीक है, नया आइडियम है, ध्यान से बनाना। ठीक है, लीजिए टाइम। समय समाप्त। आइए देखते हैं। तो सही आंसर बनेगा टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। सॉल्यूशन को डीपली समझते हैं एक बार। The idiom to put one's hand to the plow means to begin or undertake a difficult task with determination and commitment। जैसे आपने संकल्प कर लिया कि भाई अब ये काम मुझे करके ही रहना है। दिस फ्रेज originates, starts, begins, commence कहां से? फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ प्लॉइंग अ फील्ड। क्या बोलते हैं वो, क्या करते हैं उसको, खेत को जोतना बोलते हैं ना। विच रिक्वायर्स सस्टेन्ड एफर्ट, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, एंड फोकस। इट एम्प्लाइज स्टार्टिंग अ चैलेंजिंग जॉब एंड बीइंग प्रिपेयर्ड टू सी इट थ्रू द कंप्लीशन। पूरी तरीके से उसको देखने के लिए तैयार रहना, एक डिटरमिन्ड होना, उतना साहस होना, उतना करेज होना। इस कारण से सही आंसर जो बना, हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, आई होप सब बच्चों को ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये ईडियम भी क्वाइट पॉसिबल है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न प्रश्न क्या है? टू पुट टू एंड टू टुगेदर। टू पुट टू एंड टू टुगेदर मीन्स व्हाट? टू बेयर द बर्ंट ऑफ, टू बेयर द ब्रंट ऑफ, या फिर टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, टू पुट ऑफ, टू पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस, या फिर टू यूनाइट थिंग्स। 5 विकल्प हैं आपके पास बचे, सही से बनाना आप लोग।
लीजिए टाइम। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। टू पुट टू सॉरी टू पुट टू एंड टू टुगेदर, टू कंक्लूड फ्रॉम ओबियस फैक्ट, टू कंक्लूड फ्रॉम ओबियस फैक्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। सॉल्यूशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। द इडियम टू पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब क्या है? मीन्स टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, कंक्लूड निष्कर्ष पर आ जाना, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। ऑफन फ्रॉम ओबियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स, जो बिल्कुल क्लियर फैक्ट्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है जो इन चीजों पर। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, क्या इन्वॉल्व करता है? लॉजिक और रीजनिंग। टू अंडरस्टैंड और डिड्यूस, डिड्यूस करना, समथिंग बेस्ड ऑन द एविडेंस एट हैंड, जज करना उसको। इस कारण से हैंस द करेक्ट आंसर शुड बी टू कंक्लूड फ्रॉम ओबियस, फ्रॉम एविडेंट, फ्रॉम क्लियर फैक्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सब बच्चे? अब ये ईडीएम पेपर में रिपीट हो सकता है, कई बार पहले भी ये अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, नोट कर लीजिए एक बार इसे। नोट कर लिया सब बच्चों ने? आई होप आप सबको क्लियर होगा। एवरीबडी हैज जॉटेड डाउन इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? टू रीड बिटवीन द लाइंस। कितनी बार ये आईबीपीएस का पेट ईडियम है, तकिया कलाम है, ठीक है? ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, एसओ है, एसबीआई है, आरबीआई है, सभी किसी में भी आता ही आता है, आता ही आता है, ठीक है? टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका क्या मतलब होगा बच्चों? टू सस्पेक्ट, या टू रीड केयरफुली, या टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, या टू डू यूजलेस थिंग्स। लास्ट वाला कह रहा है टू बी फोलिश, ठीक है? फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस। पांचों विकल्प में से जो सही आंसर है, सही उत्तर है, उसको चुनिए। लीजिए टाइमर। चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। टू रीड बिटवीन द लाइंस, कई बार एक्स्ट्रा टाइम मैं इसलिए देता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन भी होगी, तो मैं आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूं ताकि आप बिल्कुल खुद से सही विकल्प का चुनाव कर पाए, ठीक है? चलिए। तो द क्वेश्चन वाज, और द ईडियम और फ्रेज वाज, टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस ये एक आपका ईडियम था। हाँ, आइए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। तो इस मुहावरे का सही मीनिंग होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अब कोई आदमी कोई चीज कह रहा है, उसके पीछे की जो चीज है उसको समझ लेना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइन। डीपली समझते हैं एक बार इसको। द idiom to read between the lines means to understand the hidden meaning or perceive, imagine the underlying message that is not explicitly stated। ऐसा क्लियरली कहा तो नहीं है, लेकिन उसको भांप लेना, उसको जज कर लेना, ठीक है? दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड व्हेन समवन इज एबल टू ग्रास्प द subtleties और subtleties, subtleties बोलेंगे बच्चे,
नुएंसेस जो बारीकी है, ठीक है? नुएंस लिख लो, बहुत अच्छा वर्ड है, नुएंस का मतलब बारीकी। इन अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेक्स्ट, टेक्स्ट में, कॉन्वर्सेशन में, सिचुएशन में, दैट आर नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, जो वहां पर दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी, एक सीजन्ड आदमी उसको जज कर ले, भांप ले, ठीक है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अब इस तरीके से सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर थर्ड, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ये हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी आए। चलिए नेक्स्ट वन पर मूव करें। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। टू फेस द म्यूजिक, ये पता होगा तुम लोगों को, बहुत आता है, ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या? टू प्रिपेयर टू गिव अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, या टू सफर इविल कॉन्सिक्वेंसेस, टू एंजॉय, टू चेंज द थिंग्स, और फिफ्थ वन इज सेइंग टू परफॉर्म लाइवली। दिए गए 5 विकल्प में से क्या सही आंसर होगा? ध्यान से बनाइए, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। टू फेस द म्यूजिक, आइए समझते हैं। अब ये जो मुहावरा है, जो इडियम है, जो फ्रेज है, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू सफर इविल कॉन्सिक्वेंसेस। आपने कुछ जल्दबाजी में कर दिया है, अब उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो आफ्टर मैथ है, जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो आपको सहन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक बार। The idiom to face the music means to confront the consequence of one's actions. हम्म, जो भी आपने एक्शन पहले ले लिया, उसका जो रिएक्शन है, तो आउटकम है, उसको झेलना पड़ेगा। स्पेशली पर्टिकुलरली व्हेन दोज कॉन्सिक्वेंसेज आर अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट। ध्यान रखना, अनप्लेजेंट ही होगा, कुछ आपने गलती की है, उसको बाद में आपको भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है? द फ्रेज is often used to describe a situation where someone must accept a responsibility, accountability, and deal with the repercussions. What is the meaning of word repercussion? ये spelling में भी आता है, REPERCUSSION, repercussion लिख लीजिए। repercussion का मतलब है आफ्टरमैथ, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, परिणाम, रिजल्ट। तो जितनी भी चीज सीखने को आएंगे, सब एक एक चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ बच्चे। अब उस पर बच्चा थोड़ा सा रिवाइज कर ले, तो सोने पर सुहागा हो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना बड़े बूढ़े, लोकोक्ति कहावत। So the phrase is often used to describe a situation where someone must accept responsibility, and deal with the repercussion with the outcome of their behavior or decisions. Hence, the correct answer should be to suffer, tolerate evil consequences, to face the music, to suffer evil consequences. आई होप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो यहां पर सेशन में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, 100% इनमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में काफी सारी चीजें फंसेंगी, ठीक है? तो इसी तरीके से मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से सीखिए प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप मत करिए, इस वाली हैबिट में मत रहिए, ठीक है? कर लूंगा, हो जाएगा, इट्स अ रॉन्ग हैबिट, ठीक है? तो इसी तरीके से मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से सीखिए। मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।